इस फ्यूचरिस्टिक कहानी की शुरुआत होती है 25th सेंचुरी को दिखाते हुए। ये वो समय था जब पृथ्वी का वातावरण पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। अब तो बिल्कुल भी पृथ्वी इंसानों के लिए रहने लायक हो ही नहीं गई थी। वहाँ के रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं और ह्यूमन लाइफ रहने के सारे आसार एकदम विलुप्त होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन वैज्ञानिकों को तो इंसानी प्रजाति को किसी भी हालत में बचाना था, इसीलिए सारे वैज्ञानिकों और इन्वेस्टर्स एक साथ आते हैं और उन्होंने मिलकर अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन बना दिया था। इसका साइज तो किसी उपग्रह जैसा होता है, जिसके अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा था जो अमीर होते हैं और जो वहां जाने के टिकट्स अफोर्ड कर सकते थे। बाकी सारे इंसानों को एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह पृथ्वी पर ही छोड़ दिया गया था और उनका मरना तो उस पृथ्वी पर तय होता है। वहाँ पर ना तो अब ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा मात्रा है और तो और नाइट्रोजन, हीलियम जैसी खतरनाक गैसेस चारों तरफ फैल चुकी हैं, जिससे कि वहाँ सरवाइव करना एकदम नामुमकिन के बराबर है। बट हमें अंतरिक्ष के अंदर वो स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जिसके अंदर इंसानी सभ्यता से रिलेटेड सारी सुविधा की चीजें थी, जैसे कि नाइट क्लब्स, मॉल्स, उनके लिए बनाए गए घर और भी ऐसे रिसोर्सेज जिसे कि इंसान अपनी डेली लाइफ में यूज करता है। मेकर्स ने उस स्पेस स्टेशन को इसी तरीके से बनाया था कि इंसानों और अमीर लोगों को यहाँ की सारी चीजें पृथ्वी जैसी ही लगे। इसी की मदद से वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमा पाएंगे और ये पूरा स्पेस स्टेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा मंगल ग्रह की तरफ, क्योंकि उनका नया प्लैनेट मंगल ग्रह होने वाला था, जहाँ पर वो अपनी नई जिंदगी और इंसानी सभ्यता की शुरुआत कर सकते हैं। स्पेस स्टेशन के ऊपर एक कैप्टन भी सभी को निर्देश देते रहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम कुछ ही सालों के अंदर मंगल ग्रह की तरफ पहुंच जाएंगे और वहां पर कई सालों तक सरवाइव करने के भी सारे आसार हमने खोज लिए हैं। इस बात से स्पेस स्टेशन पर मौजूद सारे के सारे अमीर लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। अब हमें पूरे स्पेस स्टेशन पर रूबीन नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि मीमा नाम की एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया करती थी। दरअसल मीमा एक ऐसी एडवांस मशीन होती है जिसका यूज करके इंसान वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जाकर सोच सकता है। यानी कि जिन भी इंसानों को पृथ्वी की बहुत याद आती, क्योंकि स्पेस स्टेशन में आने के बाद वो वापस तो नहीं जा सकते, इसीलिए वो इस प्रोग्राम का यूज करते थे। रूबीन इसी मशीन को ऑपरेट करती और उन सारे अमीर लोगों को एक एक करके पृथ्वी पर मौजूद होने के एक्सपीरियंस कराती। ये मशीन इतनी एडवांस होती है कि वर्चुअल और रियलिटी के अंदर फर्क ही नहीं जान पाते, सिर्फ अमीर लोगों को उस मशीन से आकर कनेक्ट होना था। रूबीन उन्हें अच्छी तरीके से गाइड करती और उन्हें ट्रांसफर कर देती वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में। वहाँ की सारी चीजें एकदम सेम टू सेम अर्थ जैसी थी, लेकिन इस मशीन को यूज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ही कस्टमर्स को अंदर भेजा जाता था। कई बार तो रूबीन भी चक्कर खा के गिर जाती, क्योंकि इस मशीन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है। हमें तो उस जगह पर एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम एस्ट्रोनॉमर था। वो रूबीन की बहुत प्यारी दोस्त होती है जो उसके साथ मिलकर हमेशा काम किया करती। एस्ट्रोनॉमर तो वहाँ के होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है और अमीर कस्टमर्स को अपना रूम दिखाती है। उसने कस्टमर को बताया कि अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते रह गए हैं हमें मार्स की धरती पर पहुंचने के लिए, इसीलिए आप सभी बिना किसी फिक्र के आराम कीजिए। अब हमें यहाँ रूबीन को दिखाया गया जो कई सारे पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर मीमा डिवाइस के अंदर जा रही थी, क्योंकि इन सभी लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, इसीलिए मीमा के अंदर रखकर वर्चुअल रियलिटी में थोड़ी देर तक उलझाए रखना यही अच्छा होगा। और उन सारे लोगों को संभालने का काम रूबीन को सौंपा गया था। वो सभी पैसेंजर्स नए होते हैं इस डिवाइस को यूज करने के लिए, इसीलिए रूबीन एक लेडी के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके बताती है कि आखिर इसे यूज कैसे करना है। साथ ही साथ वो उसके दिमाग में एक ऐसे मॉनिटर को इंक्लूड कर रही थी जिससे कि वो लेडी जो भी देखेगी अपने विजन के अंदर वो उन्हें भी दिखाई देगा। रूबीन यही कहती है कि तुम सभी जिस चीज के बारे में भी सोचोगे, ये डिवाइस उसे इस तरीके से शो करता है जैसे कि रियल में हो रहा हो। और मोस्टली इस डिवाइस के अंदर प्रीसेट हुए होते हैं कि पैसेंजर्स को पृथ्वी की ही सारी चीजें दिखाई दें। ये सभी डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छी तरीके से देखने के बाद बाकी लोग भी प्रॉपर उस मशीन को यूज करने लगे। बट तभी अचानक काफी तेजी से धमाका होता है और डिवाइस के अंदर मौजूद सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर गिरने लगे थे। यहाँ स्पेस स्टेशन के कंट्रोल रूम में कई सारे एस्ट्रोनॉट और पायलट उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुई। तब जाकर पता चला कि स्पेस स्टेशन के कुछ इंजन खराब हो चुके हैं, जिससे कि अब उनका स्पेस स्टेशन मार्स जाने की ट्रेजेक्टरी से दूर हो चुका है।
उन सभी लोगों ने मिलकर इस चीज को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उनका पूरा रास्ता बदल गया था, जिससे कि अब उनकी जान भी खतरे में है। बाकी सारे पैसेंजर्स जिन्हें कि कुछ समझता ही नहीं कि उनके स्पेस स्टेशन पर ये क्या हो रहा है, आखिर वो सही सलामत मार्स तक पहुंच पाएंगे भी कि नहीं। कई घंटों तक कुछ रिजल्ट ना निकलने के कारण अब उनके कैप्टन सारे पैसेंजर्स को हॉल में बुलाते हैं ताकि उन्हें सच्चाई बताई जा सके। सभी के सभी परेशान हुए पैसेंजर्स जमा होने लग जाते हैं और अब कैप्टन ने उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बताया कि हमारा स्पेस स्टेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो चुका है और इसी वजह से हम मार्स के ऊपर निर्धारित समय तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी थी कि वो जब ऑफ ट्रेजेक्टरी हुए तो उन्हें एक अजीब तरीके की सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो अपने ऑर्बिट में हमारे स्पेस स्टेशन को घुमाते जा रहा है। इसीलिए अब कैप्टन ये बताने लगे कि हमें उस स्लिंग शॉट का यूज करना पड़ेगा जब इस सेलेस्टियल प्लैनेट की ग्रेविटी थोड़ी सी कम होगी। वहां से हम डायरेक्टली काफी ज्यादा स्पीड में मार्स तक जा सकते हैं, लेकिन मार्स तक पहुंचने के लिए जो हमें कुछ हफ्ते लगने वाले थे अब शायद कुछ साल लग जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक अनजान प्लेनेट होता है। ये सारी निराशाजनक बातें सुनने के बाद सभी कस्टमर्स और पैसेंजर्स एकदम से निराश हो गए थे। कई तो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि सीधा चले गए थे मीमा के अंदर ताकि वो अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को थोड़ा सा कम कर सके इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जाकर। उन्हें थोड़े समय के लिए ही सुकून मिलता जब वो पृथ्वी को इमेजिन करते और वर्चुअल रियलिटी का यूज करते हुए मीमा नाम की वो मशीन उन्हें सच में ऐसा रियलिटी में होते हुए दिखाती। देखते ही देखते रूबिन की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा आने लगे थे। अब तो गवर्नमेंट एजेंट्स भी यही कहते हैं कि रूबिन के साथ किन्हीं और हेल्पर्स को भी रखना पड़ेगा क्योंकि पैसेंजर्स तो आते ही जा रहे हैं। रूबिन एक तरीके से इनसे खुश थी, पर उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था क्योंकि इस तरीके से ऑफ ट्रेजेक्टरी होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो ये सारी बातें अपने उस फ्रेंड एस्ट्रोनॉमर से शेयर करती है। लेकिन तभी एस्ट्रोनॉमर अपनी एक बात बता रही थी कि शायद मुझे लगता है कि कैप्टन हमसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि इस सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही ज्यादा है और इस तरीके से ये हमारे स्पेस स्टेशन को छोड़ने नहीं वाला। ऐसे ही अगर चलता रहा तो हम कभी मार्स के ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे और इसी एंटिटी के चारों तरफ चक्कर लगाते ही रह जाएंगे। ऑब्वियस बात थी कि एक समय के बाद रिसोर्सेज खत्म होने के कारण हम सभी लाचार हो जाएंगे और यही हमारा अंत हो जाएगा। रूबिन के दिमाग में तो यही सारी बातें घूमने लगती हैं। धीरे धीरे ये चीजें लोगों के अंदर भी फैलने लगी थी, जिससे कि अब श्योरिटी हो चुकी होती है कि शायद वो कभी मंगल ग्रह तक पहुंचने ही नहीं वाले। रूबिन को खुद काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगा था, इसीलिए वो थोड़ी ड्रिंक करते हुए मीमा के अंदर चली जाती है जिससे कि उसे थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। वो तो पृथ्वी के बारे में ही सोच रही थी और वर्चुअल रियलिटी के अंदर वो नेचर के पास होती है। रूबिन जब उस डिवाइस से बाहर आती है तब उसने देखा कि उसी की तरह कई सारे और पैसेंजर्स भी हैं जिन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं इन्हीं सारी न्यूज को सुनकर। एक लेडी को भी ये बात पता थी कि वो कभी वापस नहीं लौटने वाले, लेकिन रूबिन उसे समझाती है कि हम जरूर पहुंचेंगे। वैज्ञानिक और सारे ऑफिशियल्स कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। वहीं अब रूबिन यहाँ कैप्टन के पास आकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि उसके कस्टमर्स की संख्या बढ़ते जा रही है। सभी लोग अब भारी मात्रा में मीमा को यूज कर रहे हैं, इसीलिए उन सभी को मैनेज करने के लिए मुझे कुछ और हेल्पर्स चाहिए जो कि इन लोगों को सेटिस्फाई कर सके अपनी इस वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में। कैप्टन रूबिन के बात से इतना तो समझ चुका था कि शायद सभी को अंदाजा लग चुका है कि ये प्लैनेट हमें अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से जाने नहीं देगा। इसीलिए अब कुछ सोचने के बाद कैप्टन को जरूरी लगने लगा कि सभी को मीमा की जरूरत है। रूबिन को अलाउ कर देता है कि तुम अपने साथ हेल्पर्स को ले सकती हो। रूबिन इस बात से थोड़ा सा खुश हो जाती है और जाकर अपने कस्टमर्स की मदद करती है। अब इसी तरीके से उन्हें करते करते कई साल बीत जाते हैं। अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया था कि वो इस सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशन फोर्स से कैसे बाहर निकले। लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर मीमा डिवाइस को यूज करना स्टार्ट कर दिया और अपना ध्यान डाइवर्ट करते रहते। कोई क्लबिंग करता तो कोई अदर गेम्स की एक्टिविटी। वो सभी तो मन मारकर सिर्फ अपना दिन काटते जा रहे थे। लेकिन थोड़े समय में पता चलता है कि उस स्पेसशिप पर जो फिल्टरेशन टेक्निक वैज्ञानिक यूज किया करते थे, यानी कि अलगाई टेक्निक जिससे कि वो पानी बनाते थे, वो अब धीरे धीरे खराब होने लगी है। इसका प्रॉब्लम क्या है वो यही नहीं ढूंढ पा रहे थे। कई बड़े पैमाने पर अलगाए पूरी तरीके से नष्ट हो जा रहे थे। सभी वैज्ञानिक इससे बहुत परेशानी में आ गए, क्योंकि अगर ये सिस्टम खराब हो गया तो पानी फिल्ट्रेशन और जनरेशन की टेक्निक भी खत्म हो जाएगी और उनके स्पेस स्टेशन के ऊपर पानी की कमी होने से बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। बट ये सारी डिस्कशन वो कस्टमर्स और पैसेंजर से नहीं करते।
अब हमें रूबिन को मीमा यूज करते हुए दिखाया गया, जो कि एक वर्चुअल दुनिया में मौजूद थी और नेचर के एकदम बीचों बीच तालाब के अंदर तैर रही होती है। उसे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी स्पेसशिप पर मौजूद है, पर अचानक से ऐसा प्रतीत होता है कि रूबिन जो इमेजिन कर रही है वो ये डिवाइस अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा। अचानक ऊपर उड़ रहे सारे पक्षी मरने लग जाते हैं और उस वर्चुअल वर्ल्ड में भी सांस लेने की तकलीफ होने लगी थी। रूबिन बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है और तुरंत ही उस दुनिया से बाहर निकलकर मशीन को चेक करने आती है। उसे ये पता करना था कि आखिर मीमा नाम के ये डिवाइस में प्रॉब्लम क्या है और उसे जल्द से जल्द ठीक भी करना होगा, क्योंकि ये टाइम था कई सारे क्लाइंट्स के आने का। पर अफसोस वो सारे क्लाइंट्स तो वहां पर पहले ही आ चुके थे। रूबिन तो अपने हायर मैनेजर से यही कहती है कि जब तक मीमा नाम की ये मशीन ठीक नहीं हो जाती तब तक हमें किसी को भी ये यूज करने नहीं देना चाहिए। बट क्लाइंट्स ने काफी ज्यादा पैसे दिए थे, इसीलिए अब रूबिन के ना चाहते हुए भी उन्हें उस मशीन को यूज करने की परमिशन दे दी गई थी। सारे के सारे क्लाइंट्स अपने वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में मौजूद होते हैं, पर तभी अचानक उनमें से एक पैसेंजर बहुत ही ज्यादा तड़पने लगा। रूबिन जल्द से जल्द उसके पास जाकर मॉनिटरिंग डिवाइस से ये देखती है कि आखिर वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। दरअसल वो आदमी किसी आग में जलता जा रहा था जो उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया होता। उसके बाद अलग अलग पैसेंजर्स के साथ भी वही हाल हो रहा था। वो सब उस डिवाइस के अंदर जो भी सोच रहे थे उसका उल्टा हो रहा था और एक तरीके से वो सभी वर्चुअल रियलिटी में भी तड़पने लगे थे। रूबिन बिना देरी की मशीन को बंद करती है और उन सभी को चैम्बर में से बाहर निकालती है। उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से किया जाने लगा, पर रूबिन को एहसास हो चुका था कि अगर इससे ज्यादा इस मशीन का यूज किया गया विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग के तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था। पर बात ये होती है कि ऑफिशियल्स और मैनेजर्स को सिर्फ पैसे कमाने थे। वो तो रूबिन को बुलाकर ये भी कहते हैं कि आखिर तुमने मशीन बंद करके क्यों रखा है, तुम्हें रिच कस्टमर्स के लिए ये चालू करना ही होगा और उन्हें इंस्ट्रक्ट करना होगा। सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। रूबिन पूरी तरीके से बेबस हो चुकी थी। वो तो हर मुमकिन कोशिश करती है इस मशीन को ठीक करने का, बट पता नहीं ये क्यों इस तरीके की अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है। हद से ज्यादा उस मशीन का यूज करने पर जब एक बार कई सारे कस्टमर उसके अंदर आते हैं तो मशीन का एक हिस्सा बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका था। रूबिन ने तो ये पहले ही इन्फॉर्म किया होता है, लेकिन किसी भी ऑफिशियल्स ने उसकी बात नहीं मानी और अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि मीमा नाम का डिवाइस चल ही नहीं रहा था। लोग तो अब और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगे, क्योंकि ये इकलौता डिवाइस था जो उन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन से अलग करता था। अब तो उसके भी ना होने की वजह से सभी लोग अपने गॉड को प्रे करने लगे कि वो जल्द से जल्द मंगल ग्रह पर पहुंचकर अपनी सिविलाइजेशन स्थापित करें। अब यहाँ चारों तरफ यही बातें फैल रही थी कि रूबिन की वजह से ही मीमा खराब हुई है। उसने जानबूझकर उस डिवाइस को बेकार किया था ताकि कोई और ना यूज कर पाए। लेकिन रूबिन की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम इजाबेल था। वो उसके ऊपर पूरा भरोसा कर रही थी कि रूबिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उसे तो पूरा शक होने लगा था कैप्टन के ऊपर, क्योंकि रूबिन के मना करने के बावजूद भी कैप्टन ने ही परमिशन दी होती है मीमा डिवाइस को यूज करने की। इजाबेल इसी तरीके से ये सारी बातें करने के लिए कैप्टन के पास चली गई। कैप्टन से पूछने पर वो तो यही कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं वो सही होगा, यानी कि मीमा डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्लान रूबिन ने ही किया होगा। इजाबेल इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने कैप्टन को ही मारने लगती है। इस बैड बिहेवियर के लिए इजाबेल को जेल भी हो जाती है। वहीं अब कैप्टन के कहने पर कई सारे लोग रूबिन के पास चले जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करते हैं ताकि वो सभी के सामने अपना मुंह न खोले और हमेशा शांत रहे। इजाबेल और रूबिन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर किए जा रहे थे, पर इसी तरीके से कुछ समय बीतता चला गया और लोग अब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके थे। वो सभी तो अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने लगे और प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द मंगल ग्रह तक पहुंच जाएं। देखते देखते यहाँ पर कुछ और महीने बीत जाते हैं। अब तो इजाबेल भी जेल से आजाद हो चुकी थी, जिससे मिलने के लिए रूबिन जाती है। उन दोनों की एक दूसरे से काफी अच्छी अटैचमेंट हो चुकी थी। दोनों जहाँ भी जाते वहाँ साथ ही रहते। हमें तो बाद में पता चलता है कि रूबिन और इजाबेल एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब तो उन दोनों को उस एडिशनल टीम का भी हिस्सा बना दिया गया था जो स्पेस स्टेशन की इंडिविजुअल सिस्टम पर नजर रखेगी। अब तो बात यहाँ इतनी बिगड़ जाती है कि कई सारे पैसेंजर्स ने खुद की जान लेना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है यहाँ से जिंदा निकलने का।
कई पैसेंजर्स एकदम एंजाइटी की वजह से पागल हो चुके थे। इसीलिए उन सभी के लिए एक अलग चैम्बर बनाया गया था जहां सिर्फ पागलों और मेंटल इंसानों को रखा जाएगा। सारे लोगों की होप एकदम से खत्म होती जा रही थी जीने की। रूबीन भी नोटिस कर रही थी कि स्पेस स्टेशन की हालत पहले से बहुत खराब हो चुकी है। अब यहाँ रूबीन इजाबेल जब उस स्पेस स्टेशन पर मौजूद थे तो आधे से ज्यादा लोग रिलीजियस हो चुके होते हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण उन दोनों को भी किसी एक रिलीजन को चुनना पड़ेगा। अब तो बाकी सारे पैसेंजर्स यही समझने लगे थे कि मीमा डिवाइस के पास खुद की एक सोच है और हमने बिना उसके बारे में थिंक किए उनका यूज करते रह गए, इसीलिए मीमा नाम की वो डिवाइस खराब हो चुकी है। बट अगर सारे रिचुअल्स फॉलो करके मीमा को वापस बुलाया जाए तो उसके इंजन्स वापस से चालू हो सकते हैं, ऐसा उस रिलीजियस ग्रुप का मानना था। उन लोगों ने तो रूबीन और इजाबेल को भी शामिल कर लिया होता है और रिचुअल स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहां पर मौजूद थे और अपने चेहरे पर अजीब तरीके की आकृतियां बनाने लगे। ये बहुत अजीब तरीके की मान्यताएं थीं जिसमें कि सबसे पहले देवताओं को खुश करने के लिए उन्हें खुद खुश होना पड़ता था, यानी कि मेल और फीमेल करीब आएंगे और एक दूसरे को प्लेजर प्रोवाइड करेंगे। वहां मौजूद बहुत सारे मेल फीमेल्स के पास आकर इंटीमेट होने भी लगे थे। वहां पर बहुत सारे मौजूद मेल्स फीमेल्स के साथ आकर प्लेजर प्रोवाइड करने भी लगे थे। हर एक फीमेल को अपना एक पार्टनर चुनना था जिसमें जाकर ही ये सारे रिचुअल कंप्लीट होंगे। इजाबेल और रूबीन इन सारी चीजों से अलग रहते हैं, लेकिन इजाबेल का मन करने लगा और वो जाकर एक पार्टनर चुन भी लेती है। इसी तरीके से अब वो रिचुअल कंप्लीट करते रहे विदाउट एनी रिजल्ट की परवाह किए, क्योंकि ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल थी। अब यहाँ इसी तरीके से कई महीने बीत जाते हैं, फिर हमें पता चला कि इजाबेल प्रेग्नेंट हो चुकी है। रूबीन किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हुई, शायद वो फर्टाइल नहीं है और इस क्रिटिकल कंडीशन में इजाबेल को ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो रहा था। वो तो चाहती थी कि वो इस बच्चे को जन्म ही ना दे, लेकिन रूबीन कहती है कि चाहे कुछ भी हो ये तुम्हारा बच्चा है और हम इसे साथ मिलकर पालेंगे। रूबीन का इस तरीके से सपोर्ट करने के कारण इजाबेल भी काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन अब रूबीन को ये समझ में आ गया था कि उन्हें कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। थोड़े समय के अंदर ही अब हमें पता चलता है कि एस्ट्रोनॉमर ने ये डिस्कवर किया कि उनके स्पेस स्टेशन के कुछ ही दूरी पर एक ऑब्जेक्ट देखा गया है और ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट था जिसे कि ह्यूमंस ने बनाया है। बहुत जल्द से जल्द सभी मैनेजर्स और ऑफिशियल्स उसकी जांच पड़ताल करने लगे। फिर जाकर अंदाजा लगाया गया कि शायद ये एक रेस्क्यू टीम है जो कि अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस लेकर आई है जिससे हमारे स्पेस स्टेशन को ठीक किया जा सके। यही सारी बातें जब सारे पैसेंजर्स के बीच में फैलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि एटलीस्ट उनके पास एक जीने की होप मौजूद है। वो बड़ा सा प्रोब जो उनके स्पेस स्टेशन के पास आ रहा था उसे पहुंचने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन ये एक साल सभी लोग बहुत एंजॉय करते हुए बिताने लगे। उन्हें तो अब पूरा कॉन्फिडेंस भी हो गया था कि मंगल ग्रह तक पहुंचकर वो अपनी सिविलाइजेशन स्थापित भी कर लेंगे। बट चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती ही नहीं। हमें तो यहाँ पता चला कि इजाबेल का वो बच्चा भी हो चुका है जो एक बहुत ही प्यारा बेबी बॉय था। इजाबेल भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी, लेकिन उसे सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट निभाने के लिए वापस लौटना ही पड़ा। रूबीन भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी और वो हर कंडीशन में इजाबेल की मदद करती ताकि वो इंजीनियर्स के साथ मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाले। अब तो वो समय भी आ चुका था जब वो रेस्क्यू टीम और वो प्रोब उनकी तरफ आ रहा है, इसीलिए अब स्पेस स्टेशन में से सभी इंजीनियर्स मिलकर बड़ी बड़ी क्लॉज बाहर निकालते हैं जो कि उस प्रोब को जाकर पकड़ेगा और अपने अंदर लेकर आएगा। सारी टीम मेंबर्स बहुत बारीकी से काम कर रहे थे क्योंकि एक गलती उनके होप को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। जैसे जैसे वो प्रोब के पास आगे बढ़ते जा रहे थे ग्रेविटेशन उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो बड़े बड़े क्लॉज से प्रोब को पकड़ते हैं तो पता चला कि ये तो एक अलग ही ऑब्जेक्ट है जिसे फिलहाल के लिए अपने स्पेस स्टेशन के अंदर लेकर आया गया। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि इसके अंदर जो रिसोर्सेस मौजूद हैं वो बहुत ही पुराने जमाने के थे, यानी कि वो सभी जब पृथ्वी पर से निकले थे तो 25th सेंचुरी चल रही होती है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि ये सारा प्रोब 25th सेंचुरी का ही था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि ये प्रोब बहुत ही ज्यादा पुराना था जो कि 19th सेंचुरी का होता है, यानी इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे वो उनकी आज वाले इक्विपमेंट से कंपैटिबल ही नहीं होते। और अब सभी को ये पता चल चुका था कि ये प्रोब भी उनके कुछ काम का नहीं, उनकी एक लास्ट हुप भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उनका जो स्पेस स्टेशन होता है वो उस प्लेनेट की ग्रेविटी से तो निकल गया, लेकिन वो अपनी टेरिटरी पर जाने के बजाय दूर कहीं गैलेक्सी की गहराइयों में चला जा रहा था। इससे कई सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और चारों तरफ तबाही होने लगी। अब तो जो उनका एक और इंजन था वो भी पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है।
उनके पास कोई और रास्ता नहीं था यहाँ से बचकर बाहर निकलने का। वो सभी तो सिर्फ वेट कर सकते थे अपने मरने का। अब हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया गया जहां उस स्पेस स्टेशन पर अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं दिख रहे थे। फिर भी वो कामना करते हैं अपने गॉड को याद करके कि कोई तो होगा जो उन्हें बचाएगा। जैसे स्पेस स्टेशन चलता गया तभी हमें अचानक एक साउंड सुनाई देता है जो किसी स्पेसक्राफ्ट का था और देखकर ऐसा ही लग रहा था कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन वालों ने इन्हें ढूंढ लिया है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।